Hi Bichabari, this is your educator Shubham Pathak and today we are going to start off with the chapter Life Processes जो आपकी क्लास 10 साइंस का तो नहीं, क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। अच्छा, लाइफ प्रोसेसेस जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? लाइफ यानी कि जिंदगी, प्रोसेसेस मतलब कि कोई तो काम हो रहा है। Yes, the maintenance functions of the living organisms must go on when they are not doing anything particular, even when they are just sitting in class, even if we are going to sleep, this maintenance job has to go on. हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। हमें लगता है कि जब हम सो गए तो ये चीज़ें होनी बंद हो जाती हैं, लेकिन इनफैक्ट हम जब सो भी रहे होते हैं, जब कुछ सोच भी रहे होते हैं या खा भी रहे होते हैं या पी भी रहे होते हैं, मतलब नो मैटर आपका लाइफस्टाइल कितना एक्टिव है या नो मैटर आपका लाइफस्टाइल कितना लेजी है, आपकी बॉडी में ये प्रोसेसेस 24 घंटे चलते रहते हैं और इन प्रोसेसेस का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो ऐसे बेसिक प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में चलना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बॉडी को मेंटेन कर सके, बॉडी की लाइफ को, ग्रोथ को मेंटेन कर सके, उन प्रोसेसेस को बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। So the basic processes or functions that a living organism performs or their body performs to maintain their life on the earth are known as life processes. हमारे सिलेबस में 4 अच्छे अच्छे लाइफ प्रोसेसेस हैं। एक का नाम है न्यूट्रिशन, एक का नाम है रेस्पिरेशन, एक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन, एक का नाम है एक्सक्रीशन। ठीक है, ये चारों हम धीरे धीरे करके जानेंगे। पहले न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड देन एक्सक्रीशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद, अच्छा, रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस में आता है बच्चा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। दिस इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट आपका लाइफ प्रोसेस बिकॉज इट डिफाइंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग चीज़ें तो रिप्रोड्यूस नहीं करती है ना, लिविंग चीज़ें ही जो है रिप्रोड्यूस करती हैं। लेकिन ये रिप्रोडक्शन वाले लाइफ प्रोसेसेस पे हमारा एक अलग से चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इस वाले चैप्टर में हम सिर्फ न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। चलो, न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले मैं एक अच्छी सी डेफिनेशन बता देती हूँ तुम्हें न्यूट्रिशन की, फिर हम इसके टाइप्स पे जाते हैं। न्यूट्रिशन, द सम टोटल, वाई सम टोटल, क्योंकि न्यूट्रिशन के अंदर भी बहुत छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं। द सम टोटल ऑफ प्रोसेसेस जिसकी वजह से, बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म, which can be anything, which can be a plant, which can be an animal, living organism takes भी नहीं मैं बोलूंगी, अच्छा वर्ड यूज करेंगे, obtain food for their growth and to meet their energy requirement is known as न्यूट्रिशन। तो ऐसे प्रोसेसेस का सम टोटल जिस प्रोसेस से लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना ऑब्टेन करते हैं, या तो खुद सिंथेसाइज करते हैं या बाहर से लेते हैं, लेकिन खाना ऑब्टेन करते हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ और अपनी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए, उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। तो समझ आ गया ना न्यूट्रिशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, कि हम खाना लें बॉडी के अंदर ताकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट हो सके, बॉडी में कोई वियर या टियर हो गया है, कोई चोट लग गई है तो उसे हम ठीक कर सकें, या बॉडी को ग्रोथ दिखानी है, बॉडी को बढ़ना है तो वो हम फैसिलिटेट करवा पाए। अब न्यूट्रिशन बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है हिटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, मतलब कि खुद से। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं बच्चा जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। ह्यूमन बींग्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं। हमारे घर में जब तक गेहूं या आटा आता नहीं है तब तक हम रोटी नहीं बना पाते। हमारी बॉडी के अंदर तो गेहूं या आटा नहीं बन रहा है ना, तो हम लोग अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करवा पाते। तो ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करके वो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। अब ऑटोट्रॉफ्स में मोस्टली कौन आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे आते हैं, इसके अलावा रेड एल्गे आता है, ब्राउन एल्गे भी आ जाता है। सिर्फ प्लांट्स नहीं होते हैं बट हम मोस्टली प्लांट स्पीसीज पढ़ते हैं। तो रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, आई थिंक रेड और ग्रीन एल्गे भी आता है, साइनोबैक्टीरियाज आते हैं, प्लांट्स आते हैं। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉफिक। नाउ हिटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, लेकिन जो बेसिक फंडा है हिटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वो ये है कि ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं करवा पाते खुद से फूड,
उन्हें बाकी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है खाने के लिए। आप प्लांट्स को छोड़ के, मतलब ऑटोट्रॉफ्स को छोड़ के, अपने आसपास जो भी ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, जो आपको नेकेड आई से दिख रहे हैं वो भी, और जो नेकेड आई से नहीं दिख रहे हैं वो भी, वो सब हेटेरोट्रॉफ्स का हिस्सा है। चाहे अमीबा हो, चाहे पैरामोइशियम हो, चाहे आपके ह्यूमन बींग्स हो, सर की जुएं हो, पेट के कीड़े हो, टाइगर हो, लायन हो, स्नेक हो, ऑल ऑफ देम आर heterotrophs. Now first we will learn about autotrophic mode of nutrition in detail. हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना कैसे सिंथेसाइज करते हैं, पहले वो सब पढ़ लेंगे। फिर हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे। आपके सिलेबस में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अमोइबा है, पैरामीशियम है और ह्यूमन बींग्स है, तो हम यही तीनों पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफ्स में। चलो पहले स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो कौन से प्रोसेस से ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं? द प्रोसेस नेम इज फोटोसिंथेसिस। तो डेफिनेशन खुद से बना लो। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स, ग्रीन प्लांट्स नहीं लिखना है तो ऑटोट्रॉफ्स लिख दो। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड और टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है कि प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो और सनलाइट की अवेलेबिलिटी हो। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं होंगी या इनमें से कोई भी एक नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। देखो प्लांट्स के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स हरे भरे नहीं होते। जो हरे भरे वाले पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वहां पे प्रेजेंट होते हैं सेल्स में क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बच्चा? क्लोरोप्लास्ट एक तरीके का सेल ऑर्गेनेली होता है। क्लास 9th में पढ़ के आओ ना, सेल ऑर्गेनेलीज बहुत सारे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और राइबोसोम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली होता है जिसका नाम होता है प्लास्टिड। अब ग्रीन प्लास्टिड को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लास्टिड के बहुत सारे टाइप है, ये सब क्लास 9th की नॉलेज है। तो क्लोरोप्लास्ट होता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब ये वो जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। अभी क्लोरोप्लास्ट, हम पहले क्लोरोप्लास्ट पे जाएं और हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। इससे पहले कि फुल फ्लेजेड हम फोटोसिंथेसिस पढ़े, एनसीईआरटी के ये जो दो डायग्राम्स है इन्हें समझना बहुत जरूरी है कि ये डायग्राम से हमें पता चलेगा कि क्लोरोप्लास्ट आके प्रेजेंट कहाँ होते हैं। चलो डायग्राम समझा देती हूँ। नॉर्मल पत्ती इस तरीके की दिखती है तुम्हें, ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मैंने पत्ती लगाई हुई है, इस तरीके की नॉर्मल पत्ती दिखती है। नॉर्मल पत्ती के ये पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है जो ब्रांच से लगा हुआ होता है उसे बोलते हो पिटियोल। जो मेन लैमिना होता है जिसपे ये सारी नसें दौड़ रही होती हैं उसे बोलते हो लैमिना, ठीक है, या ब्लेड भी बोला जाता है। ये जो ऊपर वाला पॉइंटेड एंड होता है उसे बोलते हो टिप। बीच में जो मेन वेन होती है, मेन नस होती है, उसे बोलते हो मिडरिप। ये थोड़ी सी मोटी होती है बाकी वेन से और ये थोड़ा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है पत्ती को। अब ये जो पत्ती के आसपास की बाउंड्री होती है उसे बोलते हो मार्जिन, सिंपल। और जो पतली पतली नसें होती है जो मिडरिप से निकल रही होती है दोनों साइड पे, उसे बोलते हो वेन। अब इमेजिन करो कि इस पत्ती को मैंने यहां से काट दिया। कहां से काट दिया? यहां से। तो इस तरीके से जब पत्ती को काटते हो तो इसे क्या बोलते हो? क्रॉस सेक्शन बोलते हो पत्ती का। और अगर एक क्रॉस सेक्शन को देखोगे तो वो ऐसा दिखेगा। अब देखो क्रॉस सेक्शन में ये हो गई वेन, ये हो गया लैमिना या लीफलेट, ये हो गई मिडरिप। हमने क्या किया? हमने इस आधी पत्ती को यहां से देखा है, यहां पे नेकेड आई लगा के आप पत्ती देखोगे तो आपको पत्ती ऐसी दिखेगी। ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप के नीचे पत्ती देखोगे, क्योंकि ग्रीन पार्ट है ये प्लांट का लीफ, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। बाउंड्री पे तो होंगे आपकी अपर एपिडेमिस और नीचे भी होगी लोअर एपिडेमिस, तो दोनों बाउंड्रीज पे, दोनों मार्जिन पे होंगे अपर एपिडेमिस और लोअर एपिडेमिस रिस्पेक्टिवली। बीच में होंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल्स के अंदर सोते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपको जैसे कि मैंने बताया ग्रीन प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। बीच बीच में एयर स्पेसेस भी होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि आगे आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के आने के लिए आउटलेट भी होते हैं। फिर आप लोअर एपिडेमिस पे गार्ड सेल्स भी देखोगे। गार्ड सेल्स किडनी बीन्स की तरह होते हैं, इस तरीके के दिखते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल के बीच में जो छेद होता है उसे बोलते हो स्टोमेटल पोर। वो स्टोमेटल पोर ओपन होता है तो अंदर CO2 आ पाता है और फोटोसिंथेसिस कैरी हो पाता है। तो ये हम सब आगे ये डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये क्रॉस सेक्शनल व्यू पढ़ना ये पेपर में आ जाता है, लेबलिंग के लिए भी आ जाता है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ जाता है, इसलिए ये जरूरी था। Now let's go ahead and discuss about the site of photosynthesis which is chloroplast. ग्रीन प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के होते हैं आपके 2-3 पार्ट्स। मेन 2 पार्ट्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, एक होता है स्ट्रोमा, एक होता है थाइलाकॉइड।
बच्चा स्ट्रोमा तो होता है वो मीडियम जिसके अंदर थाइलाकॉइड आपके सस्पेंडेड होते हैं। अब इमेजिन करो कि आप कोई गेम खेल रहे हो और आप सिक्के के ऊपर सिक्का रख रहे हो, वो जो सिक्के का एक स्टैक बनेगा ना, कुछ वैसे दिखते हैं आपके थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड होते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं और स्ट्रोमा के अंदर एम्बेडेड होते हैं। क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है जो हमें एक्चुअली में चाहिए पूरे के पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, वो प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड में। थाइलाकॉइड हैज क्लोरोफिल। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन भी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, इनर मेम्ब्रेन भी होती है, आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। ये आपको पता ही है, क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो। तो ये तो हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। नाउ लेट मी टेल यू कि फोटोसिंथेसिस दो पार्ट्स में होता है। कई स्कूल्स में ये पढ़ाया जाता है बच्चा, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। फोटोसिंथेसिस मोस्टली दो रिएक्शंस में होता है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। डरने की बात नहीं है, बहुत इजी है ये। लाइट रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस को, उसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन को बोलते हैं बायोसिंथेटिक रिएक्शन। अब नाम से पता चल रहा है, फोटो का मतलब सनलाइट यानी कि लाइट वाली एनर्जी, केमिकल का मतलब केमिकल, तो फोटो केमिकल रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिसको सनलाइट चाहिए। डार्क रिएक्शन का नाम है बायोसिंथेटिक रिएक्शन, तो बायो का मतलब होता है जिंदगी और सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ बनना। तो डार्क रिएक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में कुछ बनेगा, है ना, इतना तो हमें नाम से ही समझ आ गया। अच्छा, लाइट रिएक्शन का एक और नाम होता है हिल रिएक्शन, क्योंकि ना जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था उसका नाम था हिल। एनीवे, पहले आते हैं लाइट रिएक्शन पे। लाइट रिएक्शन जो है होती है बच्चा थाइलाकॉइड्स में। कहाँ होती है? थाइलाकॉइड्स में। अब थाइलाकॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। तो यानी कि लाइट रिएक्शन को क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, इसे चाहिए लाइट। ये होती है लाइट डिपेंडेंट। नाम भी आप देख रहे हो इसका, लाइट रिएक्शन इसलिए पड़ा हुआ है। इसमें मेन दो चीजें होती हैं, एक तो पानी का फोटोलिसिस होता है, और दूसरा एसिमिलेटेड एनर्जी बनती है, NADPH और ATP बनता है। ये भी आप चैप्टर आगे पढ़ोगे तो समझ आएगा, पर कई बच्चे बोलते हैं मैम पढ़ा दो, तो मैं पढ़ा रही हूँ। तो H2O की फोटोलिसिस होती है और NADPH और ATP बनता है। यही NADPH और ATP जो लाइट रिएक्शन से बनता है, वो डार्क रिएक्शन में CO2 को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो चाहे लाइट रिएक्शन बोलो चाहे डार्क रिएक्शन बोलो, पूरी फोटोसिंथेसिस को आप इस इक्वेशन में समा सकते हो, जिसमें आपके रॉ मटेरियल होते हैं बच्चा CO2 और H2O। रॉ मटेरियल कौन से हो गए? ये जो हम सिंपल सी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखते हैं ना, इस रिएक्शन में लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों आ रहा है, क्योंकि ये तो पूरी दिखाई हुई है। अच्छा, बाय द वे, फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है कि इसमें चीजें बन रही हैं, इसमें चीजें कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। कैटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जिसमें चीजें ब्रेक डाउन होती हैं। अभी आप न्यूट्रिशन इन जब ह्यूमन बींग्स देखोगे ना, तो वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि उसमें हम बाहर से खाना लेते हैं और उसे तोड़ते हैं। प्लांट्स के केस में खाना सिंथेसाइज हो रहा है, तो इट्स एन एनाबॉलिक प्रोसेस। एनीवे, रॉ मटेरियल में हम CO2 लेते हैं, CO2 आता है स्टोमेटा के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर से, और रॉ मटेरियल में हमें पानी भी चाहिए होता है, पानी के साथ कुछ मिनरल भी चाहिए होते हैं, तो पानी और मिनरल आ जाता है हमारी जड़ों से। अब कैसे आता है वो आपको आगे समझ आ जाएगा जब मैं स्टोमेटा के बारे में पढ़ाऊंगी, और हम जब ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो उसमें रूट से कैसे ओस्मोसिस के थ्रू पानी आता है प्लांट बॉडी में, वो भी समझ आ जाएगा, राइट। तो रॉ मटेरियल हमारे पास ये चाहिए। कंडीशंस क्या थी? कि क्लोरोफिल होना चाहिए, यानी कि ग्रीन पार्ट्स होने चाहिए प्लांट्स के, और सनलाइट अवेलेबल होनी चाहिए। जब ये सारी के सारे रॉ मटेरियल और ये सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कहीं कहीं कार्बोहाइड्रेट भी लिखा होता है, डोंट गेट कंफ्यूज। ग्लूकोज बनेगा, इसके साथ ऑक्सीजन निकलेगी। ये ऑक्सीजन चली जाएगी स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में। इस ऑक्सीजन का क्या काम होता है? हमें मिलती है ना, हम बोलते हैं ना पेड़ लगाओ ऑक्सीजन मिलेगी, यही है वो ऑक्सीजन। और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो एंड प्रोडक्ट होता है आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और रॉ मटेरियल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
अब बात आती है कि और रॉ मटेरियल कौन कौन से चाहिए होते हैं। भैया कई सारे मिनरल्स चाहिए होते हैं। जब क्लास 11th में आप केल्विन साइकिल और पूरा फोटोसिंथेसिस डिटेल में पढ़ोगे, C3 तरीके के प्लांट, C4 तरीके के प्लांट, तब आपको समझ आएगा कि इन नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम का कितना बड़ा योगदान होता है फोटोसिंथेसिस में। नाइट्रोजन तो स्पेसिफिकली काफी एसेंशियल एलिमेंट होता है जो प्लांट की बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी जरूरी होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए भी जरूरी होता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो फोटोसिंथेसिस लाइट, डार्क, रिएक्शन कंडीशंस और रॉ मटेरियल के साथ तीन मेन चीजें होती हैं फोटोसिंथेसिस में। एक तो होता है अब्जॉर्प्शन, एक होता है कन्वर्जन, एक होता है रिडक्शन। अब्जॉर्प्शन किसका होता है? अब्जॉर्प्शन होता है लाइट एनर्जी का। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब सनलाइट, तो लाइट एनर्जी क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकॉइड में प्रेजेंट क्लोरोफिल पे जब पड़ती है तो क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को ट्रैक कर लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो हुआ पहला प्रोसेस, सिंपल, ये एनसीईआरटी में, ये हमारे सिलेबस में। दूसरा है कन्वर्जन। अब इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। याद करो जो मैंने लाइट रिएक्शन पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस का, तो मैंने अभी बोला था कि वो क्या होती है, बायो केमिकल सॉरी फोटो केमिकल रिएक्शन होती है ना। तो उसमें क्या होता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि ये केमिकल एनर्जी चाहिए होती है वाटर के फोटोलिसिस के लिए या वाटर की स्प्लिटिंग के लिए, ठीक है। अब कन्वर्जन हो गया, यानी कि कन्वर्जन का मतलब है लाइट रिएक्शन हो गई। रिडक्शन, रिडक्शन का मैंने आपको पढ़ाया, रिडक्शन को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है क्लोरोप्लास्ट के। तो इसको क्लोरोफिल की जरूरत नहीं होती है, इसे सनलाइट की जरूरत नहीं होती है, ये तो होती है स्ट्रोमा में, मीडियम में। रिडक्शन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके आप कार्बोहाइड्रेट बनाते हो। देखो ना ये रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब बच्चा इससे पहले कि हम आगे जाए, हम स्टोमेटा वगैरह का रोल पढ़े, हम जल्दी से सम अप कर लेते हैं वो चीजें जो हमारी एनसीईआरटी में है और जो हमारे सिलेबस में है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में वो बाकी ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में जिस प्रोसेस से खाना बनता है उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना। रॉ मटेरियल होता है वाटर, CO2, न्यूट्रिएंट्स, और इसके साथ साथ दो कंडीशंस होती हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए और होना चाहिए सनलाइट। अब होता कहाँ पे? होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में जो मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम का ग्रीन प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेली होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट्स होते हैं, थाइलेकॉइड, स्ट्रोमा। थाइलेकॉइड में होता है आपका लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या करता है? अब्जॉर्प्शन करता है सनलाइट का, फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, फिर उस केमिकल एनर्जी से वाटर स्प्लिट करता है और NADPH और ATP रिलीज होता है। इसी एसिमिलेटेड एनर्जी को इस्तेमाल करके कार्बन का रिडक्शन होता है और फाइनली ये एनाबॉलिक प्रोसेस खत्म होता है और हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। इतना ही याद करना है आपको, बाकी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो एक्स्ट्रा है, बिकॉज सम ऑफ द स्कूल्स डू टीच यू एक्स्ट्रा। एनीवे, ये जो तीनों स्टेप्स हमने पढ़े, ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक हो। प्लांट अपनी कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए ऑब्जर्वेशन, कन्वर्जन और रिडक्शन कैरी आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो रेगिस्तान साइड पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं जिन्हें जीरोफिटिक प्लांट्स बोला जाता है। जीरोफिटिक प्लांट्स मतलब जिन्हें बहुत कम पानी चाहिए होता है। रेगिस्तान में पानी अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए वो जीरोफिटिक होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रात को लेते हैं, क्योंकि दिन को उन बेचारों को लगता है कि अगर हमने स्टोमेटल पोर खोले तो भाई हमारी बॉडी में से तो पानी निकल जाएगा, सारा पानी उड़ जाएगा, फिर कैसे फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में रात को लेते हैं और रात को ही उस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर लेते हैं एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, जो वो सुबह इस्तेमाल करेंगे सनलाइट की प्रेजेंट में। सुबह वो स्टोमेटा नहीं खोल सकते ना, जीरोफिटिक है। तो रात का कार्बन डाइऑक्साइड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब which gets absorbed by the chlorophyll during the day for photosynthesis। और ये मैलिक एसिड सुबह जब होती है सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं ये सारे प्लांट्स के लिए ये सच्चा नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स फोटोसिंथेसिस को ऐसे ही कैरी आउट करते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शंस आप जैसे जैसे आगे बायोलॉजी पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक्सेप्शंस मिलते जाएंगे। अब हमारे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो इकलौता टॉपिक बचा है वो है स्टोमेटल ओपनिंग। याद करो फोटोसिंथेसिस के दो रॉ मटेरियल, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक पानी। पानी तो जड़ों से आएगा, पानी तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है छेद में से, और छेद का नाम है स्टोमेटल पोर। तो इमेजिन करो, हमने फोटो देखी थी अभी पत्तियों की जब हमने फोटो देखी थी तो हमने लोअर एपिडेमिस पे देखे थे ना गार्ड सेल। गार्ड सेल पता है राजमा की तरह दिखते हैं।
दो राजमा को ऐसे रख दोगे ना तो ऐसे लगेगा गार्ड सेल है। ऑब्वियसली अब गार्ड सेल्स को आपको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। तो मैं बना भी देती हूँ। गार्ड सेल होते हैं बच्चा कुछ इस तरीके के। गार्ड सेल जब क्लोज होते हैं तो स्टोमेटल पोर नहीं दिख रहा होता है। गार्ड सेल जब ओपन हो जाते हैं तो स्टोमेटल पोर दिख रहा होता है। बच्चा स्टोमेटल पोर और कुछ नहीं है। स्टोमेटल पोर इज नथिंग बट स्टोमेटा विच इज अ छेद। पोर का मतलब होता है छेद। तो आप खुद देखो ना, मेरे हाथ अगर जुड़े हुए हैं तो कोई छेद दिख रहा है क्या बीच में? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरे हाथ अगर ऐसे हैं, फैले हुए हैं, तो बीच में आपको छेद दिख रहा है। इमेजिन करो कि ये दोनों हाथ हैं स्टोमेटल गार्ड सेल्स, और उसके बीच का जो छेद है वो है स्टोमेटल पोर। अब क्वेश्चन आता है कि ये क्यों खुलते हैं और क्यों बंद होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होते हैं, पर कैसे होता है ये सिस्टम? स्विच लगा हुआ है क्या कोई खोलने बंद करने के लिए? नहीं। प्लांट सेल्स में, प्लांट ये गार्ड सेल्स में जब वाटर प्रेशर बढ़ जाता है, जब इसमें पानी भरना शुरू हो जाता है आसपास के सेल से, ऑब्वियसली प्लांट ट्रिगर करते हैं कि भाई दिन हो गया, सनलाइट निकल गई, फोटोसिंथेसिस करना है, अपने अंदर ओस्मोसिस से पानी भरना शुरू करो। ठीक है, तो इसमें हाई वाटर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और इस हाई वाटर प्रेशर की वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से गार्ड सेल जो है सूज जाते हैं। जब सूज जाते हैं तो थोड़ा थक के ऐसे बैठ जाते हैं। जब ऐसे बैठ जाते हैं तो बीच में बन जाता है छेद और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है अंदर। अब बंद कैसे होते हैं? बंद होने के लिए वो जो पानी भरा था गार्ड सेल में उसका श्रिंक होना पड़ेगा। एग्जैक्टली जब गार्ड सेल से ये पानी लूज होता है तो गार्ड सेल पिचक जाते हैं, और जब पिचक जाते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर हो जाता है बंद। तो ड्यूरिंग द डे स्टोमेटास आर ओपन, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ सके, फोटोसिंथेसिस फैसिलिटेट हो सके। रात को यूजुअली स्टोमेटा जो है क्लोज रहते हैं यूजुअली, बट देयर आर ऑब्वियसली एक्सेप्शन। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग अपने को समझ आई। स्टोमेटा के दो मेन फंक्शन होते हैं, एक तो गैसियस एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले सके और फोटोसिंथेसिस करके जो ऑक्सीजन बनता है वो हमारे एनवायरमेंट को दे सके ताकि हमारा पॉल्यूशन कम हो। दूसरा प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। आप आगे जब ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसेस पढ़ोगे ना, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट बॉडी में ट्रांसपिरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रांसपिरेशन इज नथिंग बट evaporation of water in the form of water vapor from the plant body। तो प्लांट बॉडी में से जो भी एक्सेस पानी होता है, भाई हम ज्यादा पानी दे रहे हो अगर प्लांट को, बारिश आई है, प्लांट बेचारे बाहर हैं, ज्यादा बारिश आ गई है, प्लांट क्या करेंगे? प्लांट को वो एक्सेस पानी तो बॉडी से निकालना पड़ेगा ना, वरना प्लांट मर जाएंगे। हमारी तरह बारिश में वो शेल्टर तो ले नहीं पाते हैं, लोकोमोशन तो शो नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, मतलब एक्सेस पानी को अपनी बॉडी में से वाटर वेपर की फॉर्म्स में से स्टोमेटा के थ्रू निकाल देते हैं। तो स्टोमेटा के ये दो मेन फंक्शन हो गए। Now let's do some activities that are given in your NCERT, and then we will move on to the nutrition in human beings। ये एक्टिविटी देखते हैं। एक पॉटेड प्लांट लो, मतलब कि प्लांट जो पॉट में लगा हुआ है वो लो, जिसकी वेरिजेटेड लीव्स है, जैसे कि मनी प्लांट ले लो या क्रोटॉन ले लो। मनी प्लांट ले लो, सबके घर में होता है। इस प्लांट को एक अंधेरे कमरे में रख दो 3 दिन के लिए। मम्मी मारेगी लेकिन रख के देख सकते हो 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखो, ताकि उसमें जो भी स्टार्च या जो भी ऑलरेडी स्टोर्ड खाना था वो सारा का सारा खाना खत्म हो जाए। अब इस प्लांट को सनलाइट में रखो 6 घंटे के लिए। 6 घंटे के बाद एक पत्ती तोड़ो प्लांट में से और उसके ग्रीन एरियाज को मार्क कर दो और उसे ट्रेस कर दो एक शीट ऑफ पेपर पे। अब इस पत्ती को, ये देखो इस तरीके से, ठीक है, तो एक पत्ती तोड़ी प्लांट से, उसके ग्रीन एरियाज को मार्क कर दिया और ट्रेस कर दिया एक शीट ऑफ पेपर पे। अब क्या किया? इस पत्ती को डिप करो बॉइलिंग वाटर में कुछ ही मिनट के लिए, 2 मिनट 3 मिनट के लिए इस पत्ती को बॉइलिंग वाटर में डिप कर दो। अब इसके बाद immerse in a beaker containing alcohol, carefully place the above beaker in a water bath and heat till the alcohol begins to boil। अब ऑब्वियसली ये घर में नहीं किया जा सकता है। एक बीकर में अल्कोहल लो और उसे वाटर बाथ तैयार करो, और अल्कोहल जब तक बॉईल नहीं हो जाता तब तक उसे वाटर बाथ के ऊपर हीट करते रहो। राइट, अब देखो, ऑब्जर्व करो कि पत्ती का कलर क्या हो गया और सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया। तो एक तो ये ऑब्जर्वेशन करनी है। दूसरा, इसी पत्ती को अब डिप करो एक डाइल्यूट सोल्यूशन में जिसमें आयोडीन हो कुछ मिनट के लिए। टेक आउट द लीफ, फिर थोड़ी देर बाद उस पत्ती को निकाल लो और आयोडीन सोल्यूशन से ही उसे रिंस ऑफ कर दो, यानी कि झाड़ दो उस ताकि आयोडीन सोल्यूशन हट जाए। अब उस पत्ती का कलर ऑब्जर्व करो और कंपेयर करो कि जो पहली ट्रेस्ड लीफ थी उसके कलर से कुछ बदला कि नहीं बदला।
जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना, फिर से बता रही हूँ, एक पॉटेड प्लांट लेना है, उसे कुछ दिन 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में रखना है ताकि उसका सारा खाना खत्म हो जाए अंदर का। फिर उसे सनलाइट में रखो 6 घंटे के लिए। फिर उससे एक पत्ती तोड़ो, पत्ती के ग्रीन एरियाज को मार्क करो, उसे एक शीट ऑफ पेपर पे ट्रेस कर दो। उस पत्ती को बॉइलिंग वाटर में डालो कुछ मिनट के लिए। अब उसके बाद उस भी एक ऐसा भी कर लो जिसमें अल्कोहल हो, उसे वाटर बाथ के ऊपर चढ़ाओ और उसके अंदर पत्ती को डाल दो जब तक अल्कोहल को बॉईल होने दो। फिर उस पत्ती को डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन में रखो कुछ मिनट के लिए, वहां से बाहर निकालो और उसका कलर ऑब्जर्व करो। तो आप अब ऑब्जर्व करोगे कि जो ब्लू ब्लैक कलर था, आयोडीन सोल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू ब्लैक कलर का, राइट। तो जो ब्लू ब्लैक कलर था, जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था, वहां पे ब्लू ब्लैक कलर आ गया पत्ती में। इससे ये पता चल रहा है आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च की प्रेजेंट में ना ब्लू ब्लैक कलर शो करता है, ठीक है। तो आयोडीन सोल्यूशन ने ब्लू ब्लैक कलर वहां पे दिखाया जहां पे ग्रीन एरिया से, जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था। तो इससे पता चलता है कि क्लोरोफिल वहां पे प्रेजेंट था और वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ था, क्योंकि हमने पौधे को सनलाइट की प्रेजेंस में भी रखा था और ग्लूकोज भी प्रोड्यूस हुआ था। ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के साथ आयोडीन सॉल्यूशन ने मिलकर ब्लू ब्लैक कलर दिखा दिया। इसलिए हम इस एक्सपेरिमेंट से हमें समझ आता है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ऐसा ही एक और एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक में, वो है ये बेल जार वाला। ये वाला भी कर लेते हैं। 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लेने हैं आपको इसके लिए, सेम साइज के होंगे तो बेस्ट रहेगा। इन्हें एक अंधेरे कमरे में रख देना है। अंधेरे कमरे में क्यों? क्योंकि सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए। 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दो। अब दोनों ही प्लांट को सेपरेट ग्लास प्लेट्स पे रखो। प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। एक बेल जार के अंदर जो है, एक पेट्री डिश में या एक छोटी सी डिश में आपने क्या रख दिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया। अच्छा मैं बता दूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस बेल जार के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, क्योंकि हवा में CO2 होता है, वो सारी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने कर ली एब्जॉर्ब। अब दोनों प्लांट्स को कवर कर दो विद सेपरेट बेल जार्स, ऑलरेडी कर दिया। वैसलीन की मदद से बॉटम ऑफ द जार को भी क्लोज कर दो ताकि कोई नई हवा जो है अंदर ना घुस पाए, राइट। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट। अब दोनों ही प्लांट्स को सनलाइट में रखो 2 घंटे के लिए। फिर बाद में 2 घंटे के बाद दोनों पौधों में से एक एक पत्ती तोड़ो और उस पत्ती को चेक करो कि क्या किसी में, उन दोनों पत्तियों में से किसी में स्टार्च प्रेजेंट है। एक प्लांट नंबर 1 में से तोड़ो, एक प्लांट नंबर 2 में से तोड़ो, ठीक है। डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, ये आपको चेक करना है। और नहीं शो कर रही है तो क्या कंक्लूड हो रहा है एक्टिविटी से शो करना है। तो बच्चा जो इस बेल जार में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पड़ा है उसमें तो CO2 होगी नहीं, तो उसमें CO2 होगा ही नहीं, CO2 ऑब्जॉर्ब हो जाएगा तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो वहां पे हमें जो है लीफ में स्टार्च नहीं दिखेगा। लेकिन प्लांट नंबर 2 जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, वहां पे हमें स्टार्च प्रेजेंस दिख सकता है। The leaves kept in a jar along with potassium hydroxide will not show the presence of the starch. This is because potassium hydroxide absorbs the carbon dioxide, making it unavailable for the plant. In the absence of carbon dioxide, the plant fails to form glucose, which cannot be stored in the form of starch. तो ये है कंक्लूजन इस एक्टिविटी से। अब चलते हैं हम अपने हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की तरफ। हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता था जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी में खाना सिंथेसाइज नहीं करते हैं, बल्कि वो बाकी ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। चाहे वो कार्निवोर ऑर्गेनिजम्स का नाम लो, चाहे ओमनीवोर्स का लो, चाहे हर्बीवोर्स का लो, चाहे पेड़ पौधे खाओ, चाहे एनिमल्स खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, आप न्यूट्रिशन जो है बाहर से किसी और ऑर्गेनिज्म से ले रहे हो। हीटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के फर्दर 3 टाइप होते हैं। एक होता है सैप्रोफिटिक, एक होता है पैरासिटिक, एक होता है होलोजोइक। सैप्रोफिटिक हीटेरोट्राइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सड़े गले मटेरियल पे, यानी कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से खाना सिंथेसाइज करता है या न्यूट्रिशन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। जैसे कि मशरूम हो गए, फंजाई हो गए, क्या करते हैं ये डेड एंड डिकेइंग। और ये भी बहुत जरूरी है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं, क्योंकि जो भी कचरा होता है, जो भी प्लांट की डेड बॉडीज होती है, एनिमल्स की डेड बॉडीज होती है, उन पे फीड कौन करता है? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ये लोग न्यूट्रिशन लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स जो है होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे उसकी बॉडी में से न्यूट्रिशन डिराइव करता रहता है। भाई मारेगा क्यों? मारेगा तो एक ही बार न्यूट्रिशन डिराइव हो पाएगा, कल से नहीं हो पाएगा। इसको क्या चाहिए? कॉन्टिन्यूअस न्यूट्रिशन चाहिए। तो होस्ट जो है अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है और उसकी बॉडी के न्यूट्रिशन का कुछ हिस्सा जो है पैरासाइट लेता रहता है,
ऑब्वियसली होस्ट को पसंद तो नहीं होती ये बात, पर होस्ट कुछ कर नहीं पाता। जैसे ह्यूमन बींग्स में सर में जो जुएं पड़ जाती है, दे आर अ टाइप ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। वो जुएं हमारी ही बॉडी में से न्यूट्रिशन डिराइव कर रही होती है। या पेट के जो कीड़े होते हैं, जो पेट में प्रेजेंट राउंड वॉर्म या टेप वॉर्म नाम के कीड़े होते हैं, वो भी हमारी बॉडी में से न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसे ही आपने बहुत सारे पौधों पे एक येलो कलर की बेल देखी होगी, जिसे अमर बेल बोलते हैं हिंदी में। उसे साइंटिफिक नेम है उसका कसकटा। कसकटा भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, लेकिन प्लांट से, राइट। तीसरा हिटीरो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हिटीरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमारे सिलेबस में है, जो अमोइबा भी शो करता है, पैरामीशियम भी शो करता है और ह्यूमन बींग्स भी शो करते हैं। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल बॉडी के अंदर लेता है और एक डाइजेशन नाम के प्रोसेस से उस खाने को जो है तोड़ता है और खाने में से न्यूट्रिशन जो है एब्जॉर्ब करता है और बॉडी के सारे सेल्स को प्रोवाइड करता है। फिर से बता रही हूँ, इन होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक्स कॉम्प्लेक्स, सिंपल फूड नहीं लेता है बॉडी के अंदर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल लेता है और फिर उसे डाइजेशन नाम के प्रोसेस से, इंजेशन, डाइजेशन, 5 स्टेप्स होते हैं, बट उससे बहुत सारे प्रोसेसेस से खाने को तोड़ता मड़ोता है और फिर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और सारे सेल्स तक पहुंचाता है। उसे बोलते हो होलोजोइक। पहले अमोइबा का सिंपल केस करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं। इंजेशन खाने को अंदर लेना, डाइजेशन खाने को पचाना, एब्जॉर्प्शन खाने को पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेशन खाने को जहां जहां बॉडी में खाने की जरूरत है सारे सेल्स में प्रोवाइड करना, इजेशन जो एक्सक्रीटा प्रोड्यूस हुआ है, जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, उसे बॉडी से बाहर निकालना। अब अमोइबा में क्या होता है कि अबोइमा में क्यों बोल रही हूँ मैं पता नहीं है, अमीबा बोल देते हैं। अमीबा में क्या होता है कि फॉल्स फुट होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं। इस फॉल्स फीट को बोला जाता है सूडो। सूडो का मतलब फेक, पोडिया का मतलब लेग्स। तो फेक लेग्स होते हैं अमोइबा में, जैसे बोला जाता है सूडोपोडिया। अमोइबा इसकी मदद से जहां पे भी आसपास एनवायरमेंट में, बाय द वे अमोइबा होता है सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जहां पे भी एनवायरमेंट में खाने का टुकड़ा पड़ा होता है उसके पास रेंगते सूडोपोडिया की मदद से पहुंच जाता है। फिर वो क्या करता है, इंजेशन के प्रोसेस पे खाने को आसपास से घेर लेता है, राइट। और फिर खाने के आसपास से घेरने के बाद एक फूड वैक्यूल बना लेता है। खाना जिसके बीच में है, आसपास उसने अपनी बॉडी को फैला दिया। इस प्रोसेस को बोलते हो फैगोसाइटोसिस, ठीक है। इंजेशन का दूसरा नाम फैगोसाइटोसिस। इंजेशन इन अमोइबा इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। दूसरे प्रोसेस में अब खाना जो है बॉडी के अंदर आ गया, फैगोसाइटोसिस से फूड वैक्यूल से खाना अमोइबा की बॉडी का पार्ट बन गया। अब वो जो फूड वैक्यूल है वो अमोइबा की बॉडी में और डीप जाता जाएगा और अमोइबा के सेल के अंदर, सिंगल सेल्ड है तो अमोइबा के सेल के अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनकी मदद से ये जो खाना लिया है ये ब्रेक डाउन होता रहेगा और सिंपल मॉलिक्यूल्स में बनता रहेगा, ठीक है। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जाएंगी सेल से और खाने को ब्रेक डाउन करेंगी और खाना सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता रहेगा। अब the nutrients from the digested food material are absorbed into the cell cytoplasm by leaving behind the undigested food particles. ये जो फूड वैक्यूल जिसमें खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होकर सिंपल मॉलिक्यूल्स में बन रहा था, ये फूड वैक्यूल पूरी साइटोप्लाज्म में घूमता रहेगा और पूरे साइटोप्लाज्म में घूम घूम के क्या होता रहेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से जो भी सिंपल मॉलिक्यूल्स थे खाने के वो एब्जॉर्ब होते रहेंगे, पूरे साइटोप्लाज्म में अलग अलग जगह एब्जॉर्ब होते रहेंगे। फिर होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन से इस खाने से, अब खाना तो खाना है, खाने को सिंपल मॉलिक्यूल्स में भी कन्वर्ट किया, अभी खाने से एनर्जी डिराइव करनी पड़ेगी। जब आप आगे पढ़ोगे एनर्जी डिराइव वाला प्रोसेस तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि एब्जॉर्प्शन से काम नहीं चलता, एब्जॉर्प्शन के बाद उस खाने से एनर्जी भी ऑब्टेन करनी पड़ती है, तभी तो अमोइबा बाकी अपने बॉडी के फंक्शंस कर पाएगा, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कर पाएगा। तो एसिमिलेशन होगा, एसिमिलेशन भी पूरे सेल में होगा, पूरे सेल के अलग अलग पार्ट्स में होगा। अब होगा इजेशन। इजेशन मतलब इस खाने में से सब कुछ नहीं चाहिए था अमोइबा को, कुछ ऐसी चीजें थी जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल की तरह रह गया। ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल कहीं से भी, अमोइबा के कहीं से भी सेल मेम्ब्रेन होगी रप्चर यानी कि फटेगी और वहां से ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है निकल जाएगा। तो डायग्राम देखो आप, ये डायग्राम शो करके आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से प्रोसेस की बात हो रही है। तो अगर खाने के आसपास वैक्यूल बन रहा है तो इंजेशन की बात हो रही है, खाना अंदर पहुंच गया है तो डाइजेशन की बात हो रही है, खाना अगर इस तरीके से दिख रहा है तो थोड़ा सा और इधर उधर दिख रहा है जाते हुए तो एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, और इजेशन होगा ऐसे, ये है अमोइबा, कहीं से भी थोड़ा सा फटेगा और खाना जो है बाहर निकल जाएगा।
कहीं से भी। देयर इज नो स्पेसिफिक साइट इन अमोइबा जहां से एजेशन होता है। पैरामीशियम में बाकी प्रोसेस रहता है बच्चा सेम अमोइबा की तरह, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है पैरामीशियम, लेकिन इसकी अमोइबा की जैसे एक इरेगुलर शेप नहीं होती है, इसकी डेफिनेट शेप होती है, इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का ये ओवल शेप का पैरामीशियम दिखता है। पैरामीशियम में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक साइट से ही खाना अंदर आता है और एक स्पेसिफिक साइट से ही खाना जो है बाहर जाता है। तो ये जो माउथ पोर देख रहे हो, यहाँ से खाना अंदर आता है और खाना बाहर जाता है एनल पोर से। तो देयर आर स्पेसिफिक साइट्स फॉर इट। इसके अलावा अमोइबा में सूडोपोडिया हुआ करते थे, यहाँ पे सूडोपोडिया नहीं होते मूवमेंट के, यहाँ के अलग चीजें होती हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसका नाम होता है सीलिया। बस यही डिफरेंस है, बाकी पूरा प्रोसेस पैरामीशियम में भी सेम ही रहता है। अब चलते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की तरफ। बहुत बड़ा सा टॉपिक है लेकिन हम ट्राई करेंगे कि इसी लेक्चर में खत्म कर लें। ओके, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन। ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन बिल्कुल भी प्लांट्स की तरह सिंपल नहीं होता है, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह तो बिल्कुल भी नहीं होता है। होता ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है। कैटाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक मतलब कि खाना टूट रहा है, बाहर से कॉम्प्लेक्स खाना आपने खाया, टाको खाया, पिज्जा खाया, पेट में क्या हुआ वो टूटा सिंपल मॉलिक्यूल्स में, तो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। लेकिन ये इसके लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है बच्चा। देखो यहाँ पे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक की आपके लिए मैंने डेफिनेशन दे दी है, वैसे मैंने समझा ही दिया है। इसके लिए पूरा का पूरा सिस्टम होता है। बाकियों में क्या होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन से काम चल जाता है या डाइजेस्टिव प्रोसेसेस से काम चल जाता है। ह्यूमन बींग्स इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर के होते हैं कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री कनाल, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कनाल होती है एक लंबी सी ट्यूब जो आपके माउथ से लेके आपकी बॉडी की एनस तक एग्जिस्ट करती है, तो मीटर्स में होती है, बहुत लंबी ट्यूब होती है ये, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो अलग अलग एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स में ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और इन ग्लैंड से डाइजेशन कैरी आउट होता है। तो पहले हम एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स पढ़ लेते हैं, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के पार्ट पढ़ लेते हैं, सारी चीजों के फंक्शंस पढ़ लेते हैं, फिर फाइनली हम डाइजेशन पे आएंगे। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं कि ये दिखता कैसा एलिमेंट्री कनाल के क्या क्या पार्ट्स हैं, फिर हम लोग मेन फंक्शंस पे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं माउथ से। तो एलिमेंट्री कनाल का, अच्छा पहले मैं यहाँ बता दूं एलिमेंट्री कनाल के पार्ट्स कौन से होते हैं। एलिमेंट्री कनाल में होता है माउथ, माउथ के बाद खाना जाता है फूड पाइप में, फूड पाइप, अच्छा फूड पाइप से पहले फेरिंग्स होता है तो उसको हम भूल गए लिखना, वो भी लिख देते हैं। कहाँ गया, माउथ से जाता है फेरिंग्स में, फिर जाता है फूड पाइप। फूड पाइप का एक और फैंसी नेम होता है एसोफेगस। फूड पाइप से खाना जाता है स्टमक में, स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एसआई लिख रही हूँ, फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं तो डाइजेस्टिव ग्लैंड माउथ में भी होते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड माउथ में होता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो पेट में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लिवर का भी अपनी सिक्रीशन होती है, बाइल आगे पढ़ेंगे। गॉल ब्लैडर का भी रोल होता है, पैनक्रियाज का भी रोल होता है, पैनक्रियाटिक जूसेस, और कुछ बच गया क्या, नहीं, ठीक है। तो ये है मेन एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के पार्ट। अब धीरे धीरे पढ़ते हैं एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल का पहला पार्ट क्या, माउथ। माउथ क्या होता है बच्चा, एक अपर्चर होता है, एक माउथ इज व्हाट, माउथ पता है कौन सा वाला पार्ट होता है जिसके ऊपर एक लिप होता है और नीचे एक लिप होता है, इस पार्ट को बोलते हो, आप कितना गंदा माउथ बनाया मैंने, पर इस पार्ट को बोलते हो माउथ। माउथ अंदर जाके ओपन करता है किसमें, बकल कैविटी में। जो हमारे मुंह के अंदर स्पेस होती है, जो वैक्यूम स्पेस होती है, उसे क्या बोलते हो, बकल कैविटी। खाना अटकता है ना यहाँ पे, बकल कैविटी के अंदर आपके टीथ भी पाए जाते हैं और टंग भी पाया जाता है। अब बकल कैविटी में जो टंग होती है, पहले टंग की बात कर लेते हैं। टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब टंग के बहुत सारे अपने फंक्शन होते हैं बच्चा, यहां लिख दूं क्या,
यहां लिख देती हूँ। टंग मस्कुलर ऑर्गन होती है, हैज टेस्ट बर्ड्स। फोटो में देखो आपको दिखेगा स्वीट, सॉल्टी, सावर, बिटर, सबके लिए टेस्ट बर्ड्स होते हैं। सिलेबस में नहीं है बट पता तो होना चाहिए। किस चीज के काम आती है? खाने को च्यू करने में काम आती है। ऑब्वियसली बहुत हार्ड खाना है तो च्यू नहीं कर पाती है, सॉफ्ट खाने को च्यू कर लेती है टंग हमारी। टीथ को क्लीन रखने में काम आती है। अगर ब्रश नहीं कर पाए हो तो आपके दांत में कुछ अटक गया है तो हम जीभ लगा लगा के उसे क्लीन करने की कोशिश करते हैं ना, तो काम होता है टंग का, क्लीनिंग ऑफ टीथ। मिक्सिंग ऑफ फूड में काम आती है। अभी आप आगे पढ़ोगे जो सलाइवा के साथ खाने को मिक्स करने का काम है ना, वो टंग का है। मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। एक एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन होती है बच्चा ये, और टंग की ये सारे फंक्शन होते हैं। अब हम दूसरी तरफ जाते हैं टीथ पे। तो ह्यूमन बींग्स के जो टीथ होते हैं वो डाइफोडोंट होते हैं। ह्यूमन बींग्स के टीथ क्या होते हैं? डाइफोडोंट्स होते हैं। डाइफोडोंट का मतलब होता है कि ह्यूमन बींग्स की बॉडी में दो तरीके के टीथ होते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ और एक होते हैं परमानेंट टीथ। डाइफोडोंट का मतलब मिल्क टीथ प्लस परमानेंट टीथ। दो टीथ होते हैं ना हमारे पास, दो बार दांत आते हैं ना। मिल्क टीथ तो आपको पता है 6 महीने से बच्चा जब पैदा होता है, 6 महीने का होता है, तब से टीथ आने शुरू हो जाते हैं। आई थिंक 6-7 साल तक मिल्क टीथ रहते हैं और उसके बाद टूट जाते हैं। मिल्क टीथ का नंबर कितना होता है? 20। मिल्क टीथ में प्री मोलर्स होते हैं, मोलर्स होते ही नहीं है। अच्छा, दांत फर्दर 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, केनाइन और मोलर के अंदर भी 2 होते हैं। लिख देती हूँ क्या, यहीं पे लिख दूं क्या? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अच्छा, चिंता मत करो, ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो आप लेक्चर देख रहे हो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। उसमें अच्छे से नोट्स बने हुए एनसीईआरटी के लिए। आपको खुद के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसी का फोटो स्टेट निकलवा के रख सकते हो। खुद के बनाने तो बहुत अच्छी बात है, बट ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहीं रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 4 तरीके के दांत है हमारे पास, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये जो आगे वाले होते हैं ये इंसीजर्स होते हैं, इसके साइड वाले केनाइन होते हैं, जो चीक से छुपे हुए हैं अभी वो प्रीमोलर होते हैं, और उसके भी पीछे मोलर होते हैं। तो हमारे पास जो ये इंसीजर और केनाइन होते हैं इनका काम होता है कटिंग। अगर आप देखोगे तो ये शार्प होते हैं, इनका जो बेस है वो शार्प होता है, इनका बेस कोई फ्लैट नहीं होता है। मोलर और प्री मोलर का जो बेस है थोड़ा ब्रॉड होता है, थोड़ा फ्लैट होता है। तो प्री मोलर और मोलर का मेन काम होता है क्रशिंग, खाने को क्रश करना। ठीक है। बाइट जब लेते हो, बाइटिंग में कौन से काम आते हैं? इंसीजर काम आते हैं। कई लोगों के इंसीजर बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं तो वो लोग कैनाइन से कट करते हैं, लेकिन बाइटिंग में जो है इंसीजर्स काम आते हैं, कटिंग में इंसीजर और कैनाइन काम आते हैं, और प्री मोलर और मोलर का काम होता है क्रश करना। अब डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला होता है हर ऑर्गेनिज्म में फॉसिल होती है, फॉसिल्स जो फॉसिल फ्यूल नहीं, फॉसिल्स देख के पता कैसे चलता है ये किस ऑर्गेनिज्म की बॉडी थी? सबसे पहला तरीका होता है टीथ देखना। ठीक है, तो सबका डेंटल फॉर्मूला देखना। तो डेंटल फॉर्मूला जब परमानेंट टीथ नहीं होते हैं, दूध के दांत होते हैं, तब डेंटल फॉर्मूला होता है ह्यूमन बींग्स में 20। यानी कि दूध के दांत मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, थोड़े से कम है तो चलता है, यूजुअली 20 होते हैं। ठीक है, 20 में क्या होता है कि पूरे माउथ में आपके पास 8 इंसीजर्स होते हैं, पूरे माउथ में आपके पास 4 जो है केनाइंस होते हैं, और पूरे माउथ में आपके पास 8 प्रीमोलर होते हैं। तो 8 + 4 + 8 कितना हुआ? 20। तो 20 दांत होते हैं जब आप बच्चे होते हो, दूध के दांत। परमानेंट टीथ में क्या होता है कि 8 आपके पास इंसीजर्स होते हैं। लिख दूं क्या यहाँ पे? यहाँ लिख देती हूँ। 8 हमारे पास इंसीजर्स होते हैं, 4 हमारे पास केनाइंस होते हैं, 4 हमारे पास प्रीमोलर्स होते हैं, ओ सॉरी 8 प्रीमोलर होते हैं, और 12 जो है हमारे पास मोलर होते हैं। Just give me 1 second, there's somebody at my door, let me just come back.
सॉरी फॉर दिस, देयर वाज समबडी एट द डोर। अक्का आई थी तो उनके लिए गेट खोलना पड़ा। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, 8 इंसीजर्स होते हैं भाई, 4 केनाइन होते हैं, 8 प्रीमोलर होते हैं और 12 हमारे पास क्या होते हैं, मोलर होते हैं। अब इनेमल क्या होता है, फिर इनेमल होता है बच्चा टीथ की आउटर कवरिंग। अच्छा एक बात बताओ, एक दांत के ना टीथ के 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हो जो हमें दिखता है, उस पार्ट को बोलते हो आप क्राउन। जो पार्ट आपका गम में छुपा हुआ होता है, यानी कि मसूड़ों से ढका हुआ होता है चारों साइड से, उसको बोलते हो नेक। और जो उसका भी बेस वाला पार्ट होता है, जहाँ पे सारी रूट्स होती हैं, जहाँ पे सारी वो होती है, वेन्स होती है, उसे बोलते हो रूट। रूट कनाल आपने सुना होगा, रूट कनाल थेरेपी बहुत डिफिकल्ट होती है। एनीवे, इनेमल जो होता है मोस्टली क्राउन पार्ट को कवर करता है। टीथ के अंदर जो डेंटाइन होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, तो उसके ऊपर आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इनेमल की। इनेमल हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, इसलिए हमारे दांत जो है सही सलामत रहते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये तो हो गया दांतों की बात। अब एक और चीज आगे जाने से पहले मैं कंफर्म कर दूं, वो ये है डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मैम ये डेंटल फॉर्मूला ऐसे क्यों दिखता है। बच्चा ये जो ऊपर वाला 2 1 2 3 दिख रहा है ना, तो 2 का मतलब है इंसीजर, 1 का मतलब है केनाइन, 2 का मतलब है प्रीमोलर, 3 का मतलब है मोलर। ये ना आधे जॉ की बात हो रही है। तो ये अगर अपर जॉ है और ये अगर लोअर जॉ है, अपर जॉ लोअर जॉ, तो ये डेंटल फॉर्मूला कहता है कि आधे अपर जॉ में 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। तो इसको आपको डबल करना पड़ेगा एक जॉ के लिए, और ऐसे ही नीचे वाले को भी डबल करना पड़ेगा एक जॉ के लिए, तब मिलेंगे आपको 32 दांत। तो परमानेंट टीथ हमारे पास कितने होते हैं, 32। तो टंग और टीथ तो हमें आ गया समझ। अब बात यह है कि कभी कभी जो है हमारे दांत सड़ जाते हैं, और उसके लिए हमें बोला जाता है कि ब्रश कर लिया करो। एक सेकंड रुको, मैं देख लूं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ जी, हाँ, कभी कभी हमारे दांत सड़ जाते हैं और बोला जाता है कि ब्रश कर लिया करो। अब उसका फंडा क्या है मैं बताती हूँ। टीथ डेफिनेटली डिके होते हैं, ब्रश कर भी लोगे तो थोड़ा बहुत टीथ फिर भी डिके होता है। वो इसलिए है क्योंकि माउथ के अंदर बैक्टीरिया एक्शन कर रहे होते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जिस भी फॉर्म का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, उस पे बैक्टीरिया एक्ट करके उसे एसिड में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो एसिड है, इसके पास इतनी पावर होती है कि ये जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना हमारी बॉडी का, इनेमल, उसे भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 गला सकता है। तो अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो ये जो बैक्टीरियल सेल्स है, पहली बात तो उनका कल्चर बढ़ता जाएगा, मुंह में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। माउथ में हर टाइम बैक्टीरियल सेल्स किसी न किसी तरीके के प्रेजेंट होते हैं, जस्ट बाय द वे, बाकी खाने से भी आते जाते रहते हैं। हाँ, तो अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो बैक्टीरियल सेल्स का कल्चर बढ़ता जाएगा, और ये बैक्टीरियल सेल गुच्छे बना के, यानी कि मासेस बना के हमारे दांत के ऊपर चिपक जाएंगे। और जब हम खाना खाएंगे तो उस दांत उस खाने के साथ मिक्स होके ये लोग एसिड ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करते रहेंगे, और उस एसिड की एक पर्टिकुलर लेयर बन जाएगी दांत के ऊपर। जो आपने देखा हो, 2 दिन अगर ब्रश नहीं करोगे ना, फिर आप अपनी टंग फेरोगे ना अपनी टीथ पे, तो आपको एक पतली सी अजीब सी लेयर लगेगी, आपको ब्रश करने का मन करेगा, खुद ही मन कर जाता है। ठीक है, तो वो उस लेयर को बोलते हैं, जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं खाने को ब्रेक डाउन करके, एसिड प्रोड्यूस करके, उस लेयर को बोला जाता है डेंटल प्लेग। क्या बोला जाता है, डेंटल प्लेग। तो डेंटल प्लेग माउथ में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जब हम ब्रश करते, और जो सलाइवा है हमारा, जो सलाइवा में ताकत है कि हमारे इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है और इनेमल को बचा सकता है, वो सलाइवा बेचारा टूथ तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर तो डेंटल प्लेग लगा हुआ है। तो फिर हम जब ब्रश करते हैं तो ये डेंटल प्लेग हट जाता है, और हमारा सलाइवा टूथ तक पहुंच पाता है, और फिर एसिड को न्यूट्रलाइज करवा पाता है, और डेंटल कैरीज नहीं होती। इसलिए बोलते हैं दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ताकि दांत सड़े ना। डेंटल कैरी का मतलब दांत सड़ना, टूथ दिखे मतलब दांत सड़ना। ठीक है, अब हम अपने सेकेंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल पे चल रहे हैं। माउथ हो गया, अब हम आ रहे हैं फेरिंग्स पे। फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स होता है आपका थ्रोट। इजी लैंग्वेज में बोलूं तो थ्रोट। थ्रोट के अंदर कोई एंजाइम नहीं होती, ये बात याद रखना, थ्रोट के अंदर कोई एंजाइम नहीं होती। ये फोटो देखो आप, बक्कल कैविटी से क्या होता है, बक्कल कैविटी के अंदर खाना आया, खाने पे बहुत सारा एक्शन होगा, टीथ ने कटिंग की, क्रशिंग की, ग्राइंडिंग की, सब कुछ किया, टंग ने सलाइवा के साथ उसे मिक्स किया, सलाइवा ने भी थोड़ा डाइजेशन किया, जो हम ग्लैंड्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब खाना जो जब प्लेट में पड़ा था खाना तो उसे फूड बोलते थे, लेकिन माउथ में उस पर इतना एक्शन हो गया है फिजिकल और केमिकल कि अब उसे क्या बोलोगे, बोलस बोलोगे। तो और वो मिल भी गया है सलाइवा के साथ, वो सिर्फ खाना नहीं है, वो सलाइवा है। पता है बॉडी में ना हर दिन समवेयर अराउंड 1000 से 1500 ml सलाइवा प्रोड्यूस होता है, तो खाने के साथ सलाइवा पेट में तो जाता ही है। और सलाइवा थोड़ा सा ना
चलो ये आगे पढ़ेंगे, एसिडिक भी होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.8 पीएच होता है उसका। तो अब जो माउथ में खाना इतने सारे एक्शन के बाद बचा उसे बोलस बोला। अब बोलस को तुम्हें क्या करना है, निगलना है ताकि वो बोलस वहां से जाए फैरिंग्स में और फैरिंग्स से जाए फिर फूड पाइप में। इस निगलने के प्रोसेस को क्या बोलते हो, स्वॉलोइंग बोलते हो, स्वैलोइंग। ठीक है, स्वेलो किया तो फैरिंग्स में आया खाना। अब फैरिंग्स के पास दो तरीके की पाइप होती हैं, एक पाइप जो ब्रीदिंग के लिए जरूरी होती है जिसे बोलते हो विंड पाइप, एक पाइप जो डाइजेशन के लिए जरूरी होती है जिसे बोलते हो एसोफेगस या फिर फूड पाइप। अब हम चाहते हैं कि विंड पाइप में खाना ना जाए वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, तो उसके लिए खाना जो है फूड पाइप में ही जाए, फैरिंग से विंड पाइप में ना जाए, उसके लिए एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है। ये कार्टिलेज का फ्लैप दिख रहा है आपको, जो रेड कलर से मैं बता रही हूं, इस कार्टिलेज के फ्लैप को बोला जाता है एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस इज नथिंग बट अ फ्लैप ऑफ, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज का जो ढक्कन की तरह बंद और खुलता है। ये कंट्रोल करता है खाने का डायरेक्शन और ये ट्राई क्या, ये पूरा मेक श्योर करता है कि खाना फूड पाइप में ही जाए। तो फेरिंग से खाना गया आपका एसोफेगस यानी कि फूड पाइप। फूड पाइप काफी लंबी सी होती है बच्चा, फूड पाइप में भी कोई एंजाइम नहीं होती है लेकिन फूड पाइप काफी लंबी सी होती है। फूड पाइप किसको कनेक्ट करती है, कनेक्ट्स फैरिंग्स टू स्टमक। इसका काम है खाने का ट्रांसपोर्टेशन करना फैरिंग से स्टमक, और ये ऐसा कैसे कर पाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करोगे ना, अगर आप पीछे खड़े हो गए और दरवाजा आगे है बस का और आपका स्टॉप आ गया है, तो आपको धक्का मुक्की ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन कर करके ना आगे पहुंचना पड़ता है। वैसा ही कुछ इमेजिन करो कि एसोफेगस पतली सी पाइप है, उससे हमें खाना नीचे पहुंचाना है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। ये मूवमेंट जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। कैसे होती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे डायरेक्ट ब्रेन के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं। कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन से खाना धीरे धीरे आगे खिसक खिसक के स्टमक तक पहुंच जाता है। अब स्टमक में पहुंच गया। स्टमक जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है आपका एलिमेंट्री कनाल का, जे शेप का होता है। देखो ये थी आपकी फूड पाइप, और ये जो पिंक कलर से डायग्राम में दिख रहा है ये है आपका स्टमक। स्टमक जे शेप का होता है भाई। स्टमक के होते हैं 3 पार्ट्स, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट। फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। फंडस किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली फूड पाइप से कनेक्टेड है। पाइलोरिक किससे कनेक्टेड है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड है। स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको बोलते हो गैस्ट्रिक लाइनिंग। गैस्ट्रिक लाइनिंग से गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रिएट होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या होता है, उनका क्या क्या काम होता है, वो हम ग्लैंड्स वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टमक की एनाटॉमी तो आपको समझ आ गई, जे शेप, लार्जेस्ट ऑर्गन, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक पार्ट। नाउ लेट्स कम टू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को बच्चा स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल होता है। इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, ये कम से कम कुछ नहीं तो 6.25 मीटर का होता है, लेकिन इसका डायमीटर जो है वो काफी स्मॉल होता है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। वेट पे नहीं है डिपेंडेंट, लेकिन हाइट पे है। जितने लंबे लोग होंगे उतना लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। इसके 3 पार्ट्स होते हैं भाई, ड्यूडेनम, जीजियम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद के स्मॉल इंटेस्टाइनल जूसेस भी प्रोड्यूस करता है, इसके साथ साथ लिवर की सिक्रीशन भी इसी में आती हैं और पैनक्रियास की सिक्रीशन भी इसी में आती हैं। एक्चुअली ये सारी की सारी सिक्रीशन, इंटेस्टाइनल जूसेस, लिवर और पैनक्रियाटिक सिस्टम ड्यूडेनम वाले पार्ट में आते हैं। ड्यूडेनम रिसीव करता है ये सारी सिक्रीशन, और ड्यूडेनम ही रिसीव करता है पेट से आता हुआ खाना। ठीक है, तो ड्यूडेनम ने रिसीव किया, ड्यूडेनम से खाना गया जीजियम में और जीजियम से गया इलियम में। इलियम किससे कनेक्टेड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के केकम वाले पार्ट से कनेक्टेड होता है। अच्छा, एक और बात बता दूं, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन खाने का कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब खाना चला गया लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो कम होती है। बच्चा स्मॉल इंटेस्टाइन ना सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। लार्ज इंटेस्टाइन तो बहुत छोटा है, 1.5 मीटर का है। जो डायमीटर बड़ा है इसका, 3 पार्ट्स हैं, केकम, कोलम और रेक्टम। रेक्टम जो है फर्दर कनेक्टेड होता है एनस से, जहां से खाना बॉडी से निकलेगा, डेफिकेट करेगा, राइट। केकम कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम से। तो केकम पार्शली डाइजेस्टेड फूड को जो है कलेक्ट करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में ना कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होता है। बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन बहुत बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है।
लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मेनली होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अच्छा एक और बात बता दूं, ये जो केकम है ना बच्चा, केकम की एक आउटग्रोथ होती है, जैसे मान लो ये केकम है, केकम की एक आउटग्रोथ होती है जो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है मोस्टली, जिसका नाम होता है वर्मी फॉर अपेंडिक्स, वर्मी फॉर अपेंडिक्स, प्यार से हम इसको अपेंडिक्स ही बोल देते हैं सिर्फ। ये अपेंडिक्स जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, किस तरीके का ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब पहले हमारे एंसेस्टर्स में किसी एवोल्यूशन प्रोसेस से आया ना हम यहाँ पे, तो पहले कभी किसी जमाने में इसका कोई काम हुआ करता था, हर्बीवोर्स में अभी भी बोलते हैं काम है, लेकिन हमारी बॉडी में इसका कोई काम नहीं है। आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे फंक्शंस दिख जाएंगे अपेंडिक्स के, लेकिन कोई भी थ्योरी अभी वाइडली एक्सेप्ट नहीं हो पाई है, अभी भी साइंटिस्ट यही बोलते हैं कि ये वेस्टिजियल ही ऑर्गन है। तो अपेंडिक्स एक तो किसी काम नहीं आती है हमारी बॉडी में, वेस्टिजियल है, ऊपर से कभी कभी इन्फ्लेट हो जाती है किसी भी वजह से, वो भी कारण भी नहीं पता कि किस वजह से इन्फ्लेट होती है, बस इन्फ्लेट हो जाती है। जब इन्फ्लेट हो जाती है या फ्लेमेशन आ जाती है इसमें, मतलब सूज जाती है, तब उस सिचुएशन को बोलते हो अपेंडिसाइटिस, तब इसका ऑपरेशन भी छोटा सा माइन्यूट सा ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो ये तो हो गए हमारे अपेंडिक्स। और अब चलते हैं हम अपने कोलन वाले पार्ट को, हमने कर लिया, केकम हो गया, केकम की आउटग्रोथ होती है अपेंडिक्स, कोलन बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं है, रेक्टम पे चलते हैं। रेक्टम जो है लास्ट चेम्बर होता है, लास्ट समवेयर अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर लंबा एलिमेंट्री कनाल का, 20 सेंटीमीटर मैक्सिमम लंबा जो एलिमेंट्री कनाल का पोर्शन है उसे रेक्टम बोलते हो। रेक्टम में खाना टेम्परेली डाइजेस्टेड फूड होता है बाय द वे, इसमें पार्शियली भी नहीं, प्रॉपर डाइजेस्टेड फूड रेक्टम में थोड़ी देर स्टोर होता है। रेक्टम जब बॉडी को सिग्नल आता है ब्रेन से कि नहीं अभी तुम्हें डेफिकेट करना चाहिए, तो रेक्टम से खाना जाता है इनस में। इनस होता है लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, बहुत छोटू सा जगह होता है, 2 सेंटीमीटर का जगह होता है। मैं डायग्राम में आपको मार्क करके दिखा देती हूँ बच्चा। देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कोलन, और ये वाला पार्ट है आपका अपेंडिक्स, और ये वाला बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है एनस, और ये वाला पार्ट है आपका रेक्टम। एनस को एनल पोर भी बोलते हैं बिकॉज अगेन ये एक छेद है। एनस में होती है गोल गोल मसल, गोल मसल्स को बोला जाता है स्पिंस्टर। तो एनल के अंदर भी मसल्स होती हैं जिन्हें इंटरनल स्पिंस्टर बोला जाता है, एनस के बाहर भी मसल्स होती हैं जिन्हें एक्सटर्नल स्पिंस्टर बोला जाता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ, जो एनस के अंदर वाली मसल्स होती हैं इंटरनल स्पिंस्टर, वो तो होती हैं इनवॉलेंट्री कंट्रोल में, हमने डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे होते। बाहर वाली एक्सटर्नल मसल्स होती हैं हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में। बच्चों में दोनों ही मसल्स, इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंस्टर मसल एनस की, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होती है। इसलिए बेचारे बच्चे कभी बता नहीं पाते, या कभी उन्हें समझ नहीं आता, या वो कंट्रोल नहीं कर पाते कि उन्हें डेफिकेट करना है, राइट। अडल्ट्स में एक्सटर्नल वाली जो होती है वॉलेंट्री हो जाती है, तो हम कंट्रोल कर पाते हैं। सो दिस इज योर एनस। नाउ लेट्स गो टू द ग्लैंड्स। पर ग्लैंड्स जाने से पहले कई बच्चे मुझे इससे पहले कि कमेंट सेक्शन में बोले मैम आप डायग्राम बनाना तो सिखाते ही नहीं हो, मैं तुम्हें डायग्राम बनाना सिखाती हूँ। बहुत वाहियात डायग्राम बनाऊंगी, आई विल टेल यू व्हाई। मेरी ड्राइंग अच्छी है लेकिन मुझे पेन टैबलेट चलाना बहुत अच्छे से नहीं आता है, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, बट आई विल ट्राई। स्मॉल इंटेस्टाइन को तो जैसे मर्जी बना दो, इतना लंबा होता है कि पूछो मत। लार्ज इंटेस्टाइन को कैसे बनाओगे? ये जो मैं शेड कर रही हूँ ना ताकि समझ आए, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। एक ही जगह पे कॉइल होते हैं ये लोग, तो बहुत अच्छे से डिस्टिंक्शन तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा हम ग्लैंड्स में आगे पढ़ने वाले हैं, वो भी बना देते हैं। ये है लिवर, इसके पीछे छुपा होता है पैनक्रियाज। अब मैं आपको मार्क कर देती हूँ, ये है बकल कैविटी। बकल कैविटी मतलब
मुंह के अंदर वाला पार्ट, बकल कैविटी में टंग और टीथ यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाऊंगी, आप भी नहीं दिखाओगे। यहाँ पे कहीं होता है आपका फेरिंग्स, ये है आपकी फूड पाइप, ये है आपका स्टमक, ये है लिवर, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, देन दिस इज योर पैनक्रियास, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, SI लिख रही हूँ, दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, LI लिख रही हूँ, एंड दिस लास्ट पार्ट इज योर एनस। बोलोगे मैम यहाँ पे आप अपेंडिक्स तो दिखी नहीं, अभी इस डायग्राम में अपेंडिक्स नहीं दिख पाएगी और अपेंडिक्स मेन लेबलिंग में आती भी नहीं है। दिस इज हाउ द digestive system looks and how you can draw. Now let's go to the next part which is digestive gland. salivary gland से शुरू करते हैं भाई। digestive glands में salivary glands further 2 तरीके के होते हैं और 3 तरीके के होते हैं। एक होता है पैरोटिड, एक होता है सबलिंगुअल, अगेन सिलेबस में नहीं है, कई स्कूल्स में पढ़ाया जाता है इसलिए पढ़ा रही हूँ। एक होता है सब मैंडीबुलर, सब मैंडीबुलर। पैरोटिड सबसे बड़ा वाला सैलिवरी ग्लैंड होता है जो कहाँ होता है, कान के पास होता है, नियर ईयर। सबलिंगुअल जो होता है वो सबसे छोटा होता है, ये टंग के नीचे होता है, बीनीथ द टंग। कभी नोटिस करना कहाँ कहाँ से सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है माउथ में। एक होता है सब मैंडुलर, मीडियम साइज का होता है, ये लोअर जॉ के पास होता है। कहाँ होता है, लोअर जॉ के दोनों एंगल्स पे लगा होता है, ठीक है। पैरोटिड से सबसे ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस होता है। तीनों ही मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा थोड़ा सा एसिडिक होता है, 6.8 pH होता है इसका। लाइक आई सेड पूरे दिन में 1000 से 1500 ml सलाइवा प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन माउथ में। सलाइवा के अंदर सिर्फ सलाइवरी अमाइलेस नहीं होता है बच्चा, सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेस और लाइजोसोम्स भी होते हैं। लाइजोसोम्स का काम होता है कि माउथ में खाने में कोई बैक्टीरिया है तो उसे मार डालें। एनीवे सलाइवरी अमाइलेस हमारी मेन काम की चीज है क्योंकि ये क्या है, हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम में काउंट होती है। इसीलिए बोलते हैं कि डाइजेशन जो है माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, ऑल बिकॉज सलाइवरी अमाइलेस प्रेजेंट होती है। तो सलाइवरी अमाइलेस क्या करती है, स्टार्च जो प्रेजेंट होता है खाने में उस पे सलाइवरी अमाइलेस एक्ट करके उसे कन्वर्ट करती है माल्टोस में। तो ब्रेकडाउन ऑफ द, कहां से डाइजेशन स्टार्ट हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ द स्टार्च से डाइजेशन होता है स्टार्ट। यार रुक जाओ, पेन नहीं हो रहा सिलेक्ट, हाँ माल्टोस। भाई मुंह में आया खाना, टंग ने अपना एक्शन दिखाया, सैलिवरी ग्लैंड्स ने अपना एक्शन दिखाया, सलाइवा प्रोड्यूस किया और चूइंग हुई, मिक्सिंग हुई सलाइवा के साथ, खाना बन गया बोलस। बोलस ने स्वैलोइंग प्रोसेस से खाना पहुंचा दिया आपका फेरिंग्स में। मैं आपको बता दूं फेरिंग्स में और एसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन। इनका काम है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इन दोनों जगहों पे बिल्कुल डाइजेशन नहीं होता है। अब खाना पहुंच गया आपका, बोलस पहुंच गया है स्टमक में, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या होता है वो बता दो। अच्छा, पेट में ना खाना 4 से 5 घंटे रहता है भयानक तरीके से। गैस्ट्रिक जूसेस में होता है HCl, HCl के साथ होता है पेप्सिन, पेप्सिन पेप्सिनोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसका नाम होता है रेनिन, ठीक है, और प्रेजेंट होता है म्यूकस और थोड़ा सा गैस्ट्रिक लाइपेज भी प्रेजेंट होता है। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, डाइजेशन स्टार्ट कर देता है फैट का। पेप्सिन कर देता है डाइजेशन प्रोटीन का, प्रोटीन डाइजेस्ट होके पेप्टाइड बना लेते हैं। प्रोटीन जो है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और पेप्टाइड जो है सिंपलर फॉर्म है, तो पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाता है। म्यूकस जो है पेट को बचाता है HCl के एक्शन से, क्योंकि HCl बहुत एसिडिक होता है बच्चा, तो HCl के एक्शन से पेट कहीं जल ना जाए इसलिए ये म्यूकस बचाता है। अच्छा, पेट के जो 3 पार्ट थे ना आपके, बॉडी नहीं स्टार्ट होता था फंडस, बॉडी और पाइलेरिक पार्ट से। फंडस में ना हवा भरी रहती है, तो HCl के प्रोडक्शन से वो हवा थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, इसलिए गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं। अगेन सिलेबस में नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। HCl का फंक्शन हमारे सिलेबस में है और वो कई बार पेपर में पूछा जाता है, तो बता देती हूँ। खाने में प्रेजेंट कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या भी बैक्टीरिया जो होते हैं, स्पेशली रॉ फूड जब हम खाते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, HCl उसे मार डालता है। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है क्योंकि पेप्सिन जो है पेप्सिनोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और रेनिन जो है प्रोरेनिन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मतलब इनकी प्रिकर्सर एंजाइम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इन्हें पेप्सिन और रेनिन बनने के लिए HCl को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ साथ हाँ, यही 2 मेन फंक्शन है। अब
पेट में जो भी डाइजेशन हुआ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बदौलत, अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड खाना है उसे क्या बोल दोगे, उसे बोल दोगे चाइम। तो चाइम इज व्हाट, चाइम इज पार्शियली डाइजेस्टेड फूड प्लस गैस्ट्रिक जूसेस, थोड़ा बहुत HCl भी तो मिक्स है ना इसमें, थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक जूसेस भी मिक्स है। अब ये चाइम किस में जाता है, ये चाइम जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से भी सिक्रीशन आ रही है, पैनक्रियास से भी आ रही है और उसकी खुद के इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी। पहले लिवर की बात करते हैं। लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस बच्चा। लिवर के अंदर होते हैं सेल्स जिनका नाम होता है हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स बाइल जूस सिक्रीट करते हैं। अभी बाइल के अंदर क्या क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। बाइल के अंदर होते हैं सॉल्ट, बाइल के अंदर होते हैं बाइल पिगमेंट्स, और एंजाइम्स कोई भी नहीं होती हैं। ये होता है बाइल के अंदर। बाइल जब प्रोड्यूस होता है हेपेटोसाइट से तो कलेक्ट हो के बाइल डक्ट में इकट्ठा होता रहता है, पोर होता रहता है। बाइल डक्ट से वो थोड़ी देर के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर गॉल ब्लैडर से जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में। अब बाइल के क्या फंक्शन होते हैं, बाइल के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला है पीएच चेंज करना, पीएच बेसिक बनाना। अभी जो खाना आ रहा था, जो चाइम आ रहा था वो काफी एसिडिक था, क्यों, क्योंकि उसमें HCl था, उसे इसने बना दिया बेसिक। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है टूटना। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब फैट के डाइजेशन में बाइल का हाथ होता है। इसके साथ लाइपेस नाम की जो एंजाइम होती है, जो बाकी जगह से आ रही है, पैनक्रियास से आ रही है और इंटेस्टाइनल जूस से आ रही है, उसे एक्टिवेट करता है, क्योंकि लाइपेस को चाहिए बेसिक मीडियम। अभी पेप्सिन को चाहिए था एसिडिक मीडियम, तो HCl ने प्रोवाइड किया। लाइपेस को चाहिए बेसिक मीडियम, जो प्रोवाइड कर रहा है बाइल, तो लाइपेस को एक्टिवेट करता है और जो HCl थोड़ा सा चाइम में प्रेजेंट होता है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये 4 मेन फंक्शन होते हैं बाइल के। अब पैनक्रियाटिक जूसेस की बात करते हैं बच्चा। पैनक्रियाज एक ग्रेइश पिंक कलर का ग्लैंड होता है जो स्टमक के पीछे वाले एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। अगेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पैनक्रियाटिक जूसेस में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेस होता है, इसके साथ न्यूक्लियेसिस भी होता है और अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेस, न्यूक्लियेसिस और प्रो इलास्टेस भी होता है। सिलेबस में हमारे पास अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेस ही है, तो यही 3 नाम याद कर लेना। अच्छा, अमाइलेस एक्ट करता है स्टार्च पे, ट्रिप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन पे, लाइपेस एक्ट करता है फैट पे और उनका डाइजेशन कैरी आउट करता है। न्यूक्लियसेस एक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड पे। इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस को बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस। इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें होता है माल्टेस जो माल्टोस पे एक्ट करता है। माल्टोस एक तरीके की शुगर होती है। लैक्टेस लैक्टोस पे करता है। जिनके बॉडी में लैक्टेस इंटॉलरेंट होता है ना, लैक्टोस इंटॉलरेंट, उनकी बॉडी में लैक्टेस कम प्रोड्यूस हो रहा होता है, इसलिए लैक्टोस इंटॉलरेंस होता है। यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस में सुक्रेस भी होता है जो सुक्रोस नाम की शुगर पे एक्ट करता है। फिर लाइपेस होता है। लाइपेस आपकी किस पे एक्ट करता है, फैट्स पे एक्ट करता है। इसके अलावा इसमें डाईपाइप्टेडेस भी होता है जो पेप्टिन पे एक्ट करता है। न्यूक्लियोडाइजेसिस भी होता है जो न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करता है। ये सब नहीं पढ़ना है, इसलिए जो पढ़ना है वो बता दे रही हूँ। अब स्टार्ट करते हैं डाइजेशन। अभी तक सिर्फ मैं आपको समझा रही थी कि क्या क्या चीजें होती हैं। नाउ आई विल टेल यू कि एग्जैक्टली डाइजेशन होता क्या है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो वही 5 स्टेप होंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन कहां से स्टार्ट हुआ, मुंह से स्टार्ट हुआ। हमने मुंह के अंदर खाना रखा, बकल कैविटी में गया, बकल कैविटी में टीथ और टंग का एक्शन हुआ और सलाइवा का एक्शन हुआ जिसने स्टार्च को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। अब खाना सलाइवा के साथ मिक्स होकर बोलस बन चुका है। बोलस को हमने स्वेलो किया और बोलस फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में चला गया। स्टमक में स्टार्ट हुआ हमारा, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन स्टमक में मेन तरीके से डाइजेशन स्टार्ट हुआ HCl के साथ और पेप्सिन के साथ और म्यूकस के साथ, राइट। स्टमक, एक सेकेंड, हाँ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के साथ चला गया खाना स्टमक में। अब मस्कुलर वॉल्स जो थी स्टमक में, उसमें स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस के साथ खाना मिला, उन्होंने भी डाइजेशन किया। कैसे डाइजेशन किया मैंने आपको बता दिया। अब खाना किस में कन्वर्टेड हो गया, पार्शली डाइजेस्टेड फूड, इट इज नोन एज चाइम, राइट। स्फिंक्टर मसल्स होती हैं बाय द वे ना, जहां से भी खाना ट्रांसफर हो रहा है ना आपका, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, तो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं आसपास। अब बोलोगे मैम आपने पूरा डाइजेशन पढ़ा दिया, आपने लार्ज इंटेस्टाइन का नहीं पढ़ा है, उसमें डाइजेशन ही नहीं होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। एनीवे, खाना एग्जिट हुआ स्टमक से और स्टमक से गया आपके ड्यूडेनम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन मेन साइट थी डाइजेशन की, जहां पैनक्रिया के जूसेस ने भी एक्ट किया, बाइल ने भी एक्ट किया, इंटेस्टाइन के जूसेस ने भी एक्ट किया और
स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विल्लाई बोला जाता है, और ये विल्लाई जो है सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर ये है तो सरफेस एरिया इतना ही है, अगर इसके ऊपर मैं छोटे छोटे कोन्स बना दूं, छोटे छोटे कोन्स बना दूं, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, सरफेस एरिया तो बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत पतली सी पाइप होती है, लेकिन उसके अंदर इतने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कि सरफेस एरिया जो है बढ़ता जाता है। ये सरफेस एरिया क्यों बढ़ता है? क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, खाना उतनी ही तेजी से एब्जॉर्ब हो पाएगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जाता है पार्शली डाइजेस्टेड फूड एसिमिलेशन के लिए, बॉडी कैरी कर लेती है। अच्छा, विल्लाई के आसपास ना बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज एब्जॉर्ब तो करती ही करती हैं खाने को डाइजेस्टिव सिस्टम से उठा के ले भी जाती हैं बॉडी के बाकी पार्ट्स में। जहां जहां खाने की जितनी ज्यादा जरूरत होती है, वहां वहां सेल्स में उतना उतना खाना पहुंचा दिया जाता है। राइट, फिर एसिमिलेशन हुआ, ब्लड के थ्रू डाइजेस्टेड फूड, डिजोल्व फूड बॉडी के सारे पार्ट्स में चला गया। वहां आप आगे पढ़ोगे कि रेस्पिरेशन प्रोसेस से क्या आएगा, ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके ऑक्सीडेशन होगा खाने का और हमें एनर्जी मिलेगी। ये दूसरा प्रोसेस है। एसिमिलेशन प्रोसेस रेस्पिरेशन के बाद ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, फिर होता है एजेशन। जो भी हमारे पास प्रोड्यूस होता है ना उच्च उलझुल चीज है, CO2 भी एक तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अनडाइजेस्टेड खाना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ये सारा का सारा खाना एनल स्फिंक्टर के साथ एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। अनएब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। कई सारा डाइजेस्टेड फूड अगर हमें उस टाइम पे जरूरत नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, इस डाइजेस्टेड फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में स्टोर कर लेते हैं। सारा खाना बॉडी को एक साथ तो चाहिए नहीं ना, इसलिए 2-3 दिन खाना नहीं भी मिला तो हम बच जाते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन लिवर में प्रेजेंट होता है। ये ग्लाइकोजन से लिवर में एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है बाद में, अगर हमें इस खाने की जरूरत पड़े तो हमारी बॉडी इज वेरी स्मार्ट, इट स्टोर्स, इट सेव्स सम ऑफ द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। चलो, एक और बात जो बची है डाइजेशन में, वो ये है कि हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है, क्योंकि हर्बीवोरस रॉ फूड खाते हैं। जितना कुक्ड फूड खाओगे उतना जो है इजी होगा स्टमक के लिए। इसलिए आपने देखा होगा जब स्टमक अपसेट होता है तो आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा कुक्ड खिचड़ी विचड़ी खिलाई जाती है, ताकि स्टमक के लिए ईजी हो उसे डाइजेस्ट करना। जितना रॉ फूड, जितनी कच्ची वेजिटेबल, कच्ची सब्जियां खाओगे, उतना डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना, बट इट इज गुड ऑल्सो फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, फाइबर इज गुड। बट एनीवे, जो हमारे ये एनिमल्स है, हर्बीवोर एनिमल है, ये घास खाते हैं। घास में बहुत सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स शुगर। तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन और लंबा होना पड़ता है, ताकि डाइजेशन और अच्छे से हो और एनिमल्स की बॉडी अच्छे से फंक्शन करे। लेकिन कार्निवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। मैंने यहाँ पे बच्चा पूरा चार्ट दे दिया है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन कह रही हूँ, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो याद रखना इसे। यहाँ पे मैं सारे फंक्शंस दे रही हूँ, ये सारे फंक्शंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैंने चार्ट दे दिया है। अब जाने से पहले एक बार मैं और एक्शन ऑफ एंजाइम्स बता देती हूँ। सलाइवा में क्या हो रहा था? सलाइवा से हो रहा था स्टार्च, सलाइवरी अमाइलेस, माल्टोस। स्टमक में क्या हो रहा था? स्टमक में हो रहा था प्रोटीन पे एक्शन, प्रोटीन पे पेप्सिन लग रहा था और पेप्सिन कन्वर्ट कर रहा था पेप्टाइड में। मेन तो यही हो रहा था। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा था? पैनक्रियाटिक जूसेस भी कर रहे थे काम अपना। पैनक्रियाटिक जूसेस में प्रोटीन पेप्टाइड बन रहा था ट्रिप्सिन की मदद से। फैट मोनोग्लिसराइड बन रहा था। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज दिस रिएक्शन दैट आई एम राइटिंग डाउन। ग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ फैट। किसकी वजह से? लाइपेज की वजह से। और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे थे न्यूक्लियसेस की वजह से। सिलेबस में नहीं है तो नहीं लिख रही हूँ। इंटेस्टाइनल जूसेस भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। इंटेस्टाइनल जूसेस भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। उसमें भी माल्टेस, लैक्टेस, सुक्रेस, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट थी। तो दे वर ऑल्सो एक्टिंग ऑन, दे वर ऑल्सो डाइजेस्टिंग proteins, fats and carbohydrates. होप यू नाउ नो अच्छे से कि हमने क्या क्या पढ़ा।
डोंट फॉरगेट कि हम जो है अब मिलेंगे अगली बार विद द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर, और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। एनसीईआरटी से थोड़ा ज्यादा पढ़ाया है, होमवर्क क्वेश्चन जरूर कर लेना। 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। एक होमवर्क क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ विल्लाई, 2 मार्क्स के लिए दे रही हूं, तो 2 फंक्शन लिख लें, 2 फंक्शंस ऑफ विल्लाई, ठीक है। और दूसरा होमवर्क क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बोलस एंड चाइम, बोलस और चाइम के बीच का डिफरेंस लिखना है। खाने को कब बोलस बोलते हैं, कब चाइम बोलते हैं। तो आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग।